एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस ब्यूटी चैनल में। सो गाइस, विजन 365 का इकोनॉमी का जो हमारा ये सेशन चल रहा है उसका ये पार्ट 4 है और चैप्टर का नाम है एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा क्षेत्र। इसमें देखिए सारा का सारा हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और हमें इम्पॉर्टेंट कंटेंट पे ज़्यादा माइंड करना है। तो जो इम्पॉर्टेंट थॉट्स हैं, इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं, उसको लेकर चलेंगे ताकि वो एग्ज़ाम तक हम रिकॉल कर सकें और हमारा प्रीलिम्स में बात बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो विद्युत क्षेत्रक में जो ग्रीन एनर्जी ओपन सक्सेस नियमावली है, सो इसको हल्का सा देख लेते हैं कि विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस GEOA यानी ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल नियमावली 2022 को सूचीबद्ध किया है। ठीक है, सो आई होप इसमें मुझे कुछ जानने के लिए नहीं रखा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको प्लीज़ पढ़ लेना। ठीक है, चलते हैं मेन कोटेशंस पे। सो विद्युत संशोधन विधेयक 2022 अभी देखिए ये लोकसभा में पेश किया गया है, तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। हाँ, जो पिछला अधिनियम है उससे बात बन सकती है, तो विद्युत अधिनियम 2003 को हम देख लेते हैं। सो इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा लाना और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है। यह राष्ट्रीय विद्युत नीति ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत व्यापार, अनिवार्य मीटरिंग और चोरी के लिए जो कड़े दंड का प्रावधान करना, और इससे विद्युत अधिनियम 1910, विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 और विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 का स्थान लिया है। ठीक है, अब ये जो पेश किया गया है 22 वाला, जब ये पास हो जाएगा तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेगा। इसमें डिस्कॉम को भी इंक्लूड किया गया है। डिस्कॉम कौन सी कंपनी होती है? जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी होती है ना, वो डिस्कॉम के अंतर्गत आती है। सो जब आएगा तो उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र से जुड़े अन्य कुछ घटनाक्रम हैं। इसमें है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022। सो इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA प्रतिवर्ष प्रकाशित करती है। इस दशक में भारत में ऊर्जा की मांग विश्व की सर्वाधिक वृद्धि देखे जाने की संभावना है। भारत में 2021 से लेकर 2030 अवधि में ऊर्जा मांग प्रति वर्ष 3% दर से बढ़ सकती है। ठीक है, विद्युत की मांग 60% से अधिक की वृद्धि नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी की जाएगी, जिसकी 2030 तक कुल विद्युत उत्पादन में 35% हिस्सेदारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कोयला, तेल और गैस और अन्य संसाधन। ठीक है, सो भारत में कोयला क्षेत्र को देख लेते हैं। सो इस क्षेत्र के बारे में अगर जानना है तो भारत में जो विश्व का 5वां केवल प्रमाणित भंडार का लेखांकन करने पर सबसे बड़ा कोयला भंडार है, 5 नंबर पे। ठीक है, भारत में कुल संस्थापित विद्युत उत्पादक क्षमता में कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों की जो हिस्सेदारी है वो 50% है। ठीक है, पहले 60 था, अब 50 हो गया। तो ये भी याद रखना कि भारत में जो विद्युत उत्पादन है उसमें से जो कोयला से संचालित संयंत्र हैं उनकी जो क्षमता है इसमें वो 50% है विद्युत उत्पादन में। भारत में कोयला का दूसरा सबसे बड़ा जो आयातक है, भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, सेकेंड नंबर का है इम्पोर्टर, किसमें? कोयले में। ठीक है, मुख्य रूप से इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कोयले का अगर वर्गीकरण की बात करें तो जो एंथ्रेसाइट है यह उच्च कोटि का सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसमें 80 से 95% जो है कार्बन की मात्रा होती है, अल्प मात्रा में जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिटुमिनस। इसमें 60 से 80% का कार्बन मात्रा होता है। ठीक है, इसमें नमी बहुत कम होती है और यह कोयला मध्य और पूर्वी भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है लिग्नाइट। इसमें 40 से 55% का कार्बन की मात्रा होती है। यह राजस्थान, लखीमपुर, असम, असम का लखीमपुर, ये भी आप याद रखना, ऐसा नहीं कि यूपी में चले आए। ठीक है, और तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। कोयले क्षेत्र से संबंधित हालिया घटनाक्रम और उपाय। सो कोयला खदानों के लिए बोली लगाए जाने की जो प्रक्रिया है, अब अंतिम उपयोग पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। कोयले का मुक्त व्यापार, क्योंकि उत्पादक कोयले को बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग, बेच या निर्यात कर सकता है। कोयला गैसिफिकेशंस द्रवीकरण के अंतर्गत मात्रा के लिए छूट है।
शीघ्र उत्पादन मामले में आवंटन प्राप्त करने वाले को खनन करने की छूट है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक एनसीआई के अनुसार बाजार संचालित मूल्य प्रति टन रुपये के स्थान पर आय में राजस्व साझाकरण मॉडल को अपनाया गया है। आंशिक रूप से खोजे गए कोयला ब्लॉक्स को भी बोली लगाए जाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। पूर्व अनुरूप पूर्व अनुभव के मापदंड को हटा दिया गया है। ठीक है, सो आई होप सो कि आप कोयला से जुड़े जो घटनाक्रम है उसको भी समझ लीजिए, जो संशोधन किया गया है। और कोयले की जो क्वालिटी होती है, सबसे अच्छी एंथ्रेसाइट होती है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर लिग्नाइट होता है, इन किन क्षेत्रों में पाया जाता है हमने इसको भी देख लिया। और भारत में जो कोयला से उत्पादित विद्युत होते हैं, जो कोयला संयंत्र हैं, उनका पूरे भारत के इलेक्ट्रिसिटी में कितना योगदान है, तो 50% का। आई होप सो इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क प्राधिकरण और क्षमता विनियमन नेशनल गैस पाइपलाइन टैरिफ ऑथराइजेशंस एंड कैपेसिटी रेगुलेशंस। तो क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क प्राधिकरण और क्षमता विनियमों का संशोधन किया है। इस संशोधन का उद्देश्य एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक प्रशुल्क लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के दूरदराज क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी व सस्ती दरों पर प्राकृतिक गैस पहुंचाना है। सो आई होप कि आप इसको प्लीज़ याद रखना, बात यहाँ से बन जाएगा अगर क्वेश्चंस आएगा तो। ठीक है, यह संशोधन एकीकृत प्रशुल्क विनियमों के कार्यान्वयन के लिए आरंभिक प्रयासों के रूप में कार्य करेंगे। एकीकृत प्रशुल्क विनियमन 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। ठीक है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की अगर बात करें पीएनजीआरबी की, तो इसका जो गठन है पीएनजीआरबी अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित विशेषाकृत गतिविधियों में लगे उपभोक्ताओं तथा संस्थाओं के हितों की रक्षा करना है। ठीक है, गैस क्षेत्र से संबंधित अन्य घटना की बात करें तो दुनिया का पहला संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल, ये हम आगे इसमें इन्वायरमेंट भी करा चुके हैं, देखिए फिर से भी करा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के भावनगर में विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पत्तन की आधारशिला रखी है। इसका जो परिचालन है 2026 तक आरंभ होने की उम्मीद है। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया गया है। इसके कार्गो हैंडलिंग क्षमता 1.5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष रहेगा। यह मौजूदा सड़क मार्ग और रेलवे नेटवर्क से सीधे कनेक्टिविटी होगी। यह कनेक्टिविटी सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों, समर्पित माल भाड़ा गलियारों और उत्तरी भारत के आंतरिक भागों के से जुड़ेगा। नेक्स्ट इसमें है वन नेशन वन गैस ग्रिड। क्या है, सो ONOGG यानी वन नेशन वन गैस ग्रिड कई क्षेत्रीय ग्रिडों को जोड़कर एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के लिए केंद्रित पहल है। इससे कई हितधारकों को प्राकृतिक गैस द्वारा उत्पादित ऊर्जा को आपूर्ति करने में मदद मिलेगा। इसके तहत प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा का उत्पादन और वितरण एक ही गैस प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण देश में किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में गैस की उपलब्धता में विद्यमान क्षेत्रीय असमानता को कम करना। ठीक है, इस लाइन को प्लीज़ याद रख लेना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड पीएनजीआरबी पाइपलाइनों के निर्माण को मंजूरी देने के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, सो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है अगर आएगा। मैं इसको रिपीट कर दूँ, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड पीएनजीआरबी पाइपलाइनों के निर्माण को मंजूरी देने के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, रूस बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। स्टेट पीसीएस में यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चंस बन सकता है। सो सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता राष्ट्र मई 2022 तक बन चुका है। इराक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है, दूसरा रूस हो गया, किसको पिछाड़कर, अरब को, सऊदी अरब को। भारत ने यहाँ पे याद रख लेना कि पहले नंबर पे भारत को आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है। सो ठीक है, इराक पहले नंबर पे है। ठीक है, दूसरे पे रूस आ चुका है, किसको पीछे छोड़ा है, सऊदी अरब को, सऊदी अरब को। ठीक है, अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता राष्ट्र है। ठीक है, भारत अपनी तेल आपूर्ति का 80% से अधिक आयात के जरिए प्राप्त करता है। वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता में इराक,
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और नाइजीरिया है। लेकिन अब क्या है? अब है इराक, रूस। ठीक है, सो आप इसको याद रखना। ऑयल बॉन्ड क्या है? सो ऑयल बॉन्ड सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनी को जारी किया गया एक वचन पत्र होता है। सरकार इसे, जो तेल विपणन कंपनी होती हैं, ठीक है, पर बकाया नकदी को बदलने में जारी करती है। आवश्यकता क्या पड़ी? जब उपभोक्ता के लिए ईंधन की कीमत अधिक हो जाती है तब सरकार, जो तेल विपणन कंपनियां हैं, को उपभोक्ता से कम कीमत वसूलने का निर्देश देती है और शेष राशि का भुगतान करती है। आप इसको समझना। ये जो ऑयल बॉन्ड है ना, इसको पाकर बहुत बड़ा मामला भी एक्सपोज हुआ था। जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी, उन्होंने बोला था कि हम जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाए हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उनके कर्ज को हम भर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से बात, ये मैटर बाहर आया था। देखिए ऑयल बॉन्ड क्या होता है ना, कि जैसे मान के लिए कि आज 50 रुपये लीटर पेट्रोल है, ठीक है, अब कल के समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यह रेट बढ़ जाए तो ये जो 60 रुपये तुरंत होगा ना, तो इसमें तुरंत ये जो 10 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगा इस तेल पर, ये सरकार ये कहती कि तुम यहाँ पे भैया तुरंत 10 रुपये नहीं बढ़ा दोगे, तुम मान के लो कि 5 रुपये बढ़ाओगे, मतलब तुम 10 बढ़ाओगे, लेकिन 5 रुपये जो वहन है वो करेगा सरकार, और 5 रुपये देगा जो कंज्यूमर है। यानी पब्लिक को कितना देना पड़ा? 55 रुपीज़। अब ये तेल बढ़ा है 60 रुपये, लेकिन 55 देना पड़ेगा कंज्यूमर को और 5 रुपये यहाँ पर देगा गवर्नमेंट पर लीटर का। मैं एक ऐसे समझाने की बात कह रहा हूँ, यही होता है। यानी जो महंगाई बढ़ती है ना ऑयल पे, वो डायरेक्ट कंज्यूमर पे नहीं आता है, वह उस देश के नागरिक पे नहीं आता है। जो बॉन्ड सरकार देती है ना, वो जारी करती है, उससे जो तेल कंपनियां होती हैं वहाँ से उस पैसे को ले लेती है और डायरेक्ट वो कंज्यूमर पे उसका भार नहीं पड़ता है। पूरा मामला ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसमें है एनर्जी पॉवर्टी। क्या है? ऊर्जा निर्धनता। ठीक है, ईंधन निर्धनता के रूप में भी जाना जाता है। इसे आमतौर पर दो तरीकों से परिभाषित किया जाता है। ऊर्जा तक पहुंच, यानी बिजली तक पहुंच का अभाव, ठीक है, और ऊर्जा वहन करने की क्षमता अर्थात अकुशल और प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर घरेलू निर्भरता, जैसे कि ठोस बायोमास को जलाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूएन एनर्जी की कार्य योजना। सो क्या है? यूएन एनर्जी ने वर्ष 2025 में 25 के लिए कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शंस आरंभ किया है। यह कार्य योजना वैश्विक ऊर्जा संकट और बिगड़ते जलवायु आपात को देखते हुए शुरू की गई है। यह योजना स्वच्छ, सभी के लिए सस्ती ऊर्जा और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक व्यापक कार्रवाई एवं समर्थन को प्रेरित करने हेतु एक बड़ा कदम है। जो यूएन एनर्जी है उसके बारे में अगर बात करें तो यूएन एनर्जी वास्तव में ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर एजेंसी सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक तंत्र है। इसका उद्देश्य जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, उसके 17 टारगेट में 7वां जो है एसडीजी 7 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंतर विषयक प्रतिक्रिया में सुसंगतता को बढ़ावा देना है और प्रोत्साहन सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के समर्थन में दिया जाएगा। सो आई होप, देखिए जो पेरिस समझौता है ना, याद रखना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना और 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नहीं जाने देने का एक वचन है। तो आई होप सो इसको याद रखना, ठीक है। सो एवरीबडी, आई होप सो कि इस आप सेगमेंट को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। अगर इसमें कोई कमी है तो प्लीज़ आप बताना, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। सो विज़न PT 365 का यह पार्ट जो नंबर है वह 5 है। सो आई होप सो आप इसको एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सॉरी, पार्ट 4 है। अब नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट 5 में।